हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। तो दोस्तों, हमने ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू किया था। उसी में आज हम विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर जिसको रिसर्च करना है अर्थात पीएचडी करना है नेट जेआरएफ करके, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल हैं। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4500 रुपये। साथ में दोस्तों, विद्यास्थली बैच आरबीएसई फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4000 रुपये। साथ में दोस्तों, आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो भी एमपी यूपी और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है, तो उसके लिए भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों, राजस्थान में वैकेंसीज आई है, उसमें भी ज्योग्राफी की क्लासेज आपको अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, सीरीज भी दी जाएगी और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ ही में दोस्तों, सिद्धि 2 अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, जो आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर, सभी एग्जाम्स में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन तथा टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और परीक्षा की योजना के अनुसार भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और सभी टेस्ट की सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। कारण है, दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। कथन सही है या गलत है? चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन है कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर या साल भर खुले रहते हैं। सही बात है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी यूरोप अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे, पूर्वी किनारे पर स्थित उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। इसका कारण है दोस्तों, हमने पिछली बार भी देखा था, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से धाराएं प्रवाहित होती है। जल हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करता है। तो इधर से पूर्व से पश्चिम दिशा में गमन करने के दौरान विषुवतीय धारा, जो एक गर्म जल धारा है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य से गुजरती है, यही धारा जब अपने पश्चिमी किनारे पर आती है, तो पश्चिमी किनारे पर अमेरिका से टकराते हुए 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उत्तर में शाखा फ्लोरिडा, मैक्सिको और गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है,
और ऊपर से इधर लेब्राडोर की एक ठंडी धारा प्रवाहित होती है। जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा यहाँ से यहाँ टकराती है तो मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रोवाइड करवाती है। साथ ही में इन दोनों के टकराने से एक धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है, जो कि उत्तर पश्चिमी यूरोप के सहारे तथा यूरोप के पास से गुजरती है, जो एक गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एक गर्म जलधारा है, जिसके कारण यहाँ उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों में ये हमेशा गर्म जलधारा होने के कारण यहाँ पर बर्फ पिघलती है और हमेशा यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। तो इसका कारण देखते हैं दोस्तों कि यही कारण बताया गया है क्या? इसका कारण बता रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। कारण भी सही है दोस्तों, ये पछुआ हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप पछुआ हवाओं के क्षेत्र के अंदर आता है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। परंतु यहाँ पर बंदरगाहों के खुले रहने का कारण तो ये नहीं है। यहाँ के बंदरगाह खुले रहने का कारण तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जो एक गर्म धारा है। तो कारण और कथन दोनों सही है, परंतु ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान और वर्षा अभिलेख दिए गए हैं। इधर मंथ है दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इधर टेम्परेचर है और यहाँ पर वर्षा दी गई है। तो इनमें से औसत तापमान है 12.8 डिग्री सेल्सियस, औसत वर्षा है 54.9 सेंटीमीटर वार्षिक। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त जलवायु प्रतिरूप क्लाइमेटिक पैटर्न वाले प्रदेश को पहचानिए। औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और वर्षा है 54.9 सेंटीमीटर। ये टेम्परेचर, ये वर्षा कौन से क्षेत्रों में प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, मानसूनी प्रदेश में, सोपानी प्रदेश में या उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में? कौन से प्रदेश में ये विशेषताएं पाई जाती है? बताइए दोस्तों, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा 54.9 सेंटीमीटर वर्षा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जून का तापमान 9.4 डिग्री है, यहाँ की वर्षा है 12.2 सेंटीमीटर। फरवरी का तापमान भी लगभग यही है दोस्तों। जैसे जैसे हम जनवरी से फरवरी के माह में जाते हैं तो तापमान तो समान है, और वर्षा की बात की जाए दोस्तों तो वर्षा यहाँ पर कम होती जा रही है। अर्थात जनवरी, फरवरी, दिसंबर में वर्षा ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हमें पता है कि शीतकाल में वर्षा कौन से क्षेत्रों में होगी? तो दोस्तों शीतकाल में वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरियन रीजन्स में ही शीतकाल में वर्षा होती है, जहां पर औसत तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और औसत वर्षा 54.9 डिग्री 9 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? पहला है विषुवतरेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। इनमें से कौन सी जलवायु में दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है? चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं कि दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित कौन सी पेटियां हैं। तो दोस्तों ये ग्लोब है। ग्लोब पे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर तापमान के कारण उच्च तापमान, उच्च वर्षा के कारण यहाँ हमेशा सदाबहार वनस्पति होती है। तो दोस्तों यहाँ यह एक तापीय पेटी मानी जाती है। हर तापमान के अकॉर्डिंग ही इसका वर्षा और वनस्पतियाँ डिसाइड होती है। तो ये एक तापजन्य पेटी के अंतर्गत शामिल की जाती है।
जो वर्ष भर इसी अक्षांश पर रहता है, इनका स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये विश्वदेशीय जलवायु नहीं है दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय दोस्तों महाद्वीपों के 30 से 40 डिग्री, दोनों गोलार्धों के 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो कि ITCZ के स्थानांतरण से संबंधित है। ITCZ अर्थात सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से ITCZ का भी स्थानांतरण होता है, और उसी के स्थानांतरण से पवन पेटियों का स्थानांतरण होता है। तो इस कारण यह वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। मानसूनी दोस्तों हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक प्रचलित मानसून, यह भी दाब पेटियों से संबंधित है। जब ITCZ हिंद महासागर अर्थात 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से अगर ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का उत्तर की ओर स्थानांतरण हो जाता है और शीतकाल में इसका दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो जाता है। यह दोस्तों सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से ITCZ जब दाब ज्यादा होगा तब दाब कम होगा और तापमान उच्च होगा, तो ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाएगा, जिससे मानसूनी हवाएं भी उसी अनुसार प्रवाहित होती हैं। भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा क्रम है? जायरे से नीदरलैंड जाते समय कौन से जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं? भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थलीय और पश्चिमी यूरोपीय। तो इनको सीक्वेंस में जचाना है दोस्तों कि जायरे से स्टार्ट होते हुए नीदरलैंड तक जब हम जाते हैं तो मध्य में कौन कौन से जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो जायरे की लोकेशन दोस्तों कांगो बेसिन या फिर भूमध्य रेखा के पास में अफ्रीका में स्थित है। नीदरलैंड दोस्तों यूरोपीय देशों में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में स्थित है। तो यहाँ से अगर जायरे से नीदरलैंड जाते समय में कौन से जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा के पास में जायरे, कांगो बेसिन के पास जायरे हैं। तो सबसे पहले हमें भूमध्य रेखीय जलवायु देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके बाद में दोस्तों हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर सहारा डेजर्ट आता है। सहारा डेजर्ट एक उष्ण मरुस्थल है जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय फिर हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों सहारा के उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु आएगी। और सबसे उत्तर में नीदरलैंड के पास में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है। सबसे लास्ट में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाएगी। तो इसका सीक्वेंस है दोस्तों, सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर मरुस्थल देखने को मिलेंगे, उसके बाद में भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी, और सबसे लास्ट में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु हमें देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर है 1, 3, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? सघन बारिश वाला या अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मौसिनराम, सिंगापुर या वाइलिल? कौन से क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान संसार में दोस्तों मौसिनराम को ही माना जाता है। मेघालय में स्थित मौसिनराम सर्वाधिक जलवायु वाला स्थान है। सर यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत में मेघालय राज्य में स्थित
मौसिन राम एक सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 1100 सेंटीमीटर तक की वर्षा एक दिन में ही हो जाती है। यहाँ पर वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? ये इंडिया है दोस्तों। यहाँ पर है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ग्रीष्म काल में हमारे यहाँ मानसून आता है। मानसून की दिशा होती है दोस्तों, यह व्यापारिक पवने। और व्यापारिक पवने दोस्तों हमें पता है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल के कारण पवनों में विक्षेप उत्पन्न होता है, जिस कारण से यह व्यापारिक पवने इस तरह प्रवाहित होती हुई जब भूमध्य रेखा को पार करती है तो इनकी दिशा कुछ इस तरह हो जाती है। और यहाँ पर है अपना मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में दोस्तों जब ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने प्रवेश करती है तो यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है, जिसके कारण पवनों के बीच में अवरोध आ जाता है। और अवरोध के कारण पवने बंगाल की खाड़ी से जल लेते हुए उस जल को यहीं पर गिरा देती है। अर्थात गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के कारण आगे तक हवाएं नहीं पहुंच पाती, जिस कारण यहाँ पर ही अत्यधिक वर्षा देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? हेलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन या बरखोयांस्क? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे ठंडा स्थान है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है, जो कि साइबेरिया में है। और यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान दोस्तों लगभग -68 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिसके कारण ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा वाले स्थान कौन से हैं? तो बताइए दोस्तों, इसको सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। अत्यधिक गर्म स्थान दोस्तों अर्थात मरुस्थल में देखा जाता है, शुष्क क्षेत्रों में देखा जाता है। तो ऑप्शंस में देखिए चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका और सहारा। तो सबसे गर्म है इनमें सहारा डेजर्ट है। अत्यधिक ठंडा दोस्तों चिली, चेरापूंजी या अंटार्कटिका? तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? चेरापूंजी, मौसिन राम में होती है। और अत्यधिक सूखा दोस्तों चिली में होता है। चिली दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक देश है, जहां से शी तथा पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। पेरू की ठंडी धारा प्रवाहित होती है। जहां से ठंडी धाराएं प्रवाहित होती है वहां पे वर्षा न के बराबर होती है, जिस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है 3, 4, 2, 1। 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंधित है? लानीना, धारा प्रवाह की गति, अल नीनो और दक्षिणी दोलन, विश्वव्यापी स्तर पर पादप ग्रह प्रभाव। इनमें से बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण जलवायु वर्षा से कौन सा संबंधित है, अर्थात किससे भारत में मानसून में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। भारत में मानसूनी हवा या फिर मानसूनी वर्षा के लिए प्रतिकूल दशाओं के लिए अल नीनो को उत्तरदायी माना जाता है। इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी। अल नीनो और दक्षिण दोलन के कारण ही भारत में मानसूनी वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ला नीनो दोस्तों, ला नीनो से भारत के मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
अल नीनो धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है दोस्तों? अल नीनो धारा पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा है दोस्तों, हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, और इसके विपरीत हिंद महासागरीय क्षेत्र में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। तो पवने हमेशा दोस्तों उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर प्रवेश करती है। इसके कारण पवने हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होने लगेगी। इसके कारण यहाँ पर भारत में मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इसके विपरीत जब प्रशांत महासागर में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा तो उसी समय हिंद महासागर में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। तो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। यह स्थिति दोस्तों ला नीनो की कहलाती है, और यह स्थिति दोस्तों अल नीनो की कहलाती है। जब पवने प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होती है तो भारत में मानसून पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु जब हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर धाराएं प्रवाहित होती है, इससे भारत में मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से कैसे भिन्न है? तो बताइए दोस्तों, दो कथन है, इनमें से ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ से संबंध में कौन सा सही है? अर्थात ला नीनो और अल नीनो से कैसे भिन्न है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ला नीनो अल नीनो से किस प्रकार से संबंधित है? चलिए देखते हैं दोस्तों। इसका कथन पहला है, ला नीना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है, जबकि अल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चरित्रित होता है। तो दोस्तों ला नीनो हमने अभी बात की थी, ला नीनो कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? ला नीनो प्रशांत महासागर तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंद महासागर है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, अल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीनो का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कथन गलत हो जाएगा दोस्तों कि अल नीनो का भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ला नीनो से भारतीय मानसून पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, और अल नीनो से भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो सत्य हैं, क्योंकि अल नीनो दोस्तों प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारे पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है, और ला नीनो प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर प्रवाहित होने वाली एक धारा है, और अल नीनो से दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीनो से मानसूनी जलवायु पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमान और वर्षा आंकड़ों पर विचार कीजिए। बताना है दोस्तों कि ये आंकड़े किस जलवायु से संबंधित है? सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु से, चीन तुल्य जलवायु से, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु से, या भूमध्य सागरीय जलवायु से? कौन से आंकड़े इनमें इस जलवायु से संबंधित है? चलिए देखते हैं दोस्तों। जनवरी में देखिए दोस्तों, इसका टेम्परेचर 6.7 है, और यहाँ पर वर्षा हो रही है 14.0 सेंटीमीटर था, 14 सेंटीमीटर। साथ में दोस्तों हम जैसे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून
सितंबर अक्टूबर तक जाएंगे, टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर वर्षा देखी जाए तो वर्षा जुलाई तक वर्षा सामान्य है, उसके बाद में अगस्त सितंबर में वर्षा उच्च हो रही है। तो ऐसे जलवायु दोस्तों था, समान तापमान तथा सामान्य तापमान और वर्षा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में पाई जाती है, जिसे हम कोपेन के अनुसार CF से डिनोट करते हैं। भूमध्य सागरीय जलों में दोस्तों शीतकाल में वर्षा होती है, ये हमें पता है। जलवायु दशाओं को उत्तरी गोलार्ध पर विचार कीजिए, था यहाँ पर कौन सी विशेषता है कि यहाँ पर निम्न तापमान अर्थात निम्नलिखित तापमान और वर्षा पाई जाएगी। 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में, भूमध्य रेखा प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में, उष्ण मरुस्थल प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में या मानसून प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा प्रकार के प्राकृतिक, भूमध्य रेखा पर साल भर अथवा वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों साल भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल दोस्तों शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है। और मानसून प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में मानसून दोस्तों जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मानसून का प्रभाव रहता है भारत में। तो यहाँ पर दोस्तों वर्षा भी पर्याप्त नहीं है, इसके कारण यह ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। परंतु 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए ग्राफ में किसी स्थान का माध्य औसत मासिक तापमान और माध्य मासिक वर्षा दर्शाया गया है। यहाँ है दोस्तों टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में है, और इधर है दोस्तों वर्षा जो सेंटीमीटर में बताई गई है। तो बताइए दोस्तों कि इनमें यह संसार के किस जलवायु के क्षेत्र का घोतक है। ये ग्राफ बनाया गया है दोस्तों, इनमें बताना है कि ये विश्व के कौन से क्षेत्र का घोतक है अर्थात कौन से जलवायु क्षेत्र को दर्शाता है। आर्द्र और शुष्क उष्णकटिबंधीय, वर्षा युक्त उष्णकटिबंधीय, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्ण समुद्रीय। यह विशेषता कौन से जलवायु प्रदेश को इंगित करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। यहाँ पर तापमान है लगभग 17 या वर्षा है 25 सेंटीमीटर। तापमान कम हो रहा है तो वर्षा भी कम हो रही है, फिर से तापमान बढ़ रहा है और वर्षा बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों कि उच्च तापमान के साथ भी उच्च वर्षा होगी। तो ऐसी विशेषता दोस्तों में आर्द्र और शुष्क कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है कि तापमान बढ़ेगा वर्षा होगी, तापमान कम होगा तो शुष्क क्षेत्र होंगे तो यहाँ पर वर्षा कम हो जाएगी, फिर से तापमान बढ़ेगा वर्षा होगी और तापमान कम होगा तो फिर से शुष्कता आ जाएगी। तो ऐसी दशा हमें वेट एंड ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेकिस्टोथर्मल पौधे हैं जो उगते हैं। हेकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पर उगते हैं। तेज प्रकाश में, अधिक तापमान पे, बहुत कम ताप पर या बहुत कम प्रकाश में। हेकिस्टोथर्मल पौधे कौन से होते हैं। तो दोस्तों कैंडोल का जलवायु वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि इन्होंने 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए। कैंडोल के जलवायु वर्गीकरण में 5 प्रकार के जलवायु प्रदेशों की बात की थी। जिस प्रकार कोपेन ने कैपिटल ABCD से जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार कैंडोल ने भी 5 जलवायु प्रकार बताए थे।
जिनमें पहला था मेगा थर्मल, दूसरा था जीरोफाइट, तीसरा प्रदेश था मेसोथर्मल, चौथा प्रदेश था माइक्रोथर्मल और पांचवा प्रदेश है हेकिस्टोथर्मल। तो दोस्तों उच्च तापमात्रा आर्द्र जलवायु के लिए मेगा थर्मल के बारे में बताया था। जीरोफाइट दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए जीरोफाइट को बताया। मेसोथर्मल दोस्तों मध्य अक्षांशीय मध्य तापीय जलवायु के लिए मेसोथर्मल शब्द का प्रयोग किया। माइक्रोथर्मल दोस्तों उष्ण अथवा उच्च अक्षांशीय मध्य तापीय शब्द माइक्रोथर्मल के लिए। और हेकिस्टोथर्मल दोस्तों शीत क्षेत्रों के लिए कैंडोल ने हेकिस्टोथर्मल शब्द का प्रयोग किया था। तो हेकिस्टोथर्मल पौधे भी कौन से क्षेत्रों में उगते हैं? जहां का तापमान बहुत कम होगा उसके लिए हेकिस्टोथर्मल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम तापमान पर हेकिस्टोथर्मल पौधे उगते हैं। तो चलिए दोस्तों आज विश्व के जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपनी इसी तैयारी में लगे रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज को परचेज कीजिए, उनका लाभ उठाइए और हमारे साथ पाथफाइंडर फैमिली के साथ ज्वाइन हुइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।